So let's start with a new chapter today, and the name of that chapter is depreciation. This is our third last chapter of your BK syllabus, and the name of this chapter is depreciation. Now the question arises, sir, what do you mean by depreciation? So before we start with what do you mean by depreciation, अगर आपको याद है तो बचपन में we had learned two concepts. There was something called as fixed asset and there was something called as goods. तो अगर आपको याद रहेगा तो सर फिक्स्ड असेट आर दोस कमोडिटीज दैट आई परचेस फॉर यूजिंग देम इन माय बिजनेस, फॉर यूजिंग देम इन माय बिजनेस। एंड गुड्स वो चीज होता है जो मैं खरीदता हूं सो दैट आई कैन रीसेल देम, आई कैन रीसेल देम। या तो मैं खरीदता हूं या तो मैं खुद बनाता हूं ताकि मैं उसको बेच सकूं। तो फिक्स्ड असेट मतलब सर ऐसा कोई भी चीज जो मैं खरीदता हूं ताकि मैं बिजनेस में यूज कर सकूं। गुड्स मतलब ऐसा कोई भी चीज जो मैं बिजनेस में खरीदता हूं या मैं बिजनेस में बनाता हूं ताकि मैं उसको बेच सकूं। नाउ व्हाट इज डेप्रिसिएशन सर? नाउ लेट अस अज्यूम कि मैंने ना आज एक गाड़ी लिया, आज मैंने लिया फॉर्च्यूनर, आज मैंने फॉर्च्यूनर लिया एंड द कॉस्ट 2021 में फॉर्च्यूनर का कॉस्ट वाज 35 लाख रुपीस। अभी मुझे फॉर्च्यूनर ना सेल करने के, अभी हम लोग 2025 में आ गए एंड आई वांट टू सेल दिस फॉर्च्यूनर। नाउ माय क्वेश्चन इज sir, what will be the cost of that Fortuner when I will be selling it in the year 2025? Will it be more than 35 lakhs? Will it be 35 lakhs or will it be less than 35 lakhs? Please respond. क्या लगता है? Less than 35. Less It than. will be less than 35 lakhs. Sir, let us assume that the cost of Fortuner when I am selling in 2025 it is 28 lakhs. Why less? Why less? कम क्यों हुआ? ज्यादा क्यों नहीं हुआ? सेकेंड हैंड है ना सर। हाँ सेकेंड हैंड है ना सर। आपने सर यूज किया हो फॉर्च्यूनर को इतना टाइम से, अगर आप यूज कर रहे हो तो उसमें वेयर एंड टेयर हो सकता है और फिर बाद में वो सेकेंड हैंड हो जाता है। फिर 2025 तक तो सर कोई नया मॉडल आ गया रहेगा तो आपका मॉडल तो ऑब्सोलीट हो गया, ऑब्सोलीट मतलब पुराना हो गया, तो फिर वो उतने में नहीं बिकेगा सर। तो देखो ना मेरा फॉर्च्यूनर का ना कॉस्ट कम हो गया, दिख रहा है तुमको? मतलब 35 लाख में मैंने खरीदा था, अभी अगर मैं बेचने जा रहा हूँ तो 28 लाख का हो गया। कितने से मेरा फॉर्च्यूनर का वैल्यू गिर गया? कितने से रिड्यूस हुआ मेरा वैल्यू? 7 लाख। मेरा वैल्यू रिड्यूस हुआ 7 लाख से। ये जो मेरा रिडक्शन इन द वैल्यू है ना, दिस रिडक्शन इन द वैल्यू, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। जो ये फिक्स्ड असेट में वैल्यू कम होता है यूज के वजह से या किसी के कारण वजह से, तो उसे कहा जाता है डेप्रिसिएशन। देखो यहाँ पर वर्ड है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट, मतलब डेप्रिसिएशन इज कंसर्न विथ फिक्स्ड असेट ओनली। गुड्स पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स्ड असेट पे लगता है। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज तुमको एक दूसरा सिनेरियो देता हूँ। मैंने आज एक लैपटॉप खरीदा, मैंने आज एक HP का लैपटॉप खरीदा 50,000 का। वो लैपटॉप का ना मैंने फुल पैकेट में रखा है, मतलब मैंने वो पैकेट ओपन ही नहीं किया है, एकदम पैक। तो मैंने 2021 में लैपटॉप खरीदा, फुल पैकेट में रखा हुआ है, वो पैकेट मैंने खोला ही नहीं। और अभी 2022 आ गया, मैं वो लैपटॉप बेचना चाहता हूँ। तो माय क्वेश्चन इज वो लैपटॉप कितने में बिकेगा? वेदर वो लैपटॉप 50,000 में बिकेगा, लेस देन 50,000 में बिकेगा कि मोर देन 50,000 में बिकेगा? बोलो। लेस देन Less than 50,000। 50,000. It will be less than 50,000 सर। से फॉर एग्जाम्पल 45,000 में बिकेगा। वाई लेस देन? मैंने तो सर पैकेट खोला ही नहीं ना, पैकेट में ही है, नया पर पड़ा। वो सेकेंड हैंड हो गया, वो और उसके सेकेंड हैंड शोरूम हो से गया बाहर सर, है HP से। बराबर सेकेंड हैंड हो गया, टाइम गया सर, 1 साल गया। 1 साल में तो वापिस वो लोग ने कुछ तो नया मॉडल निकाला रहेगा, कुछ नया अंदर फीचर्स रहेंगे, तो आपका तो फोन जुना हो गया, सॉरी आपका लैपटॉप जुना हो गया। तो ये लैपटॉप का जो वैल्यू कम हुआ, कितने से कम हुआ? रिड्यूस कितने से हुआ वैल्यू? 5,000. 5,000। तो मेरा डेप्रिसिएशन इज 5,000। तो डेप्रिसिएशन इज व्हाट? डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन in the value of fixed asset is called as depreciation. तो reduction in the value, reduction मतलब कम होना, in the value of fixed asset is called depreciation. अभी है ना साहब, अलग क्वेश्चन पूछता हूँ मैं तुमको। सपोज मेरे पास कोई विंटेज कार है,
ठीक है, मेरे पास कोई विंटेज कार है, विंटेज कार समझता है क्या? व्हाट इज विंटेज कार? हाँ हाँ सर। विंटेज मतलब एकदम पुरातन काल का कार है मेरे पास, एकदम झुन्ना वाला गाड़ी एंटिक्स। है। हाँ एकदम एंटीक, एंटीक है वो। एंटीक मैंने खरीदा था ना, वो खरीदा था 5 लाख का। सपोज मैंने खरीदा था 1947 में। क्या लगता तुमको वो एंटीक का दाम 2021 में कितना रहेगा? विल इट बी ज्यादा लेस रहेगा। More देन than 5 5 लाख? lakh. More इट than विल 5 बी lakhs. मोर देन 5 लाख। सपोज एंटीक का दाम हो गया 25 lakhs, तो एंटीक का दाम कितने से बढ़ गया? 20 20 lakh. लाख से इंक्रीज 20 lakhs. 20 लाख से इंक्रीज हो गया। तो जब भी वैल्यू बढ़ता है ना, उसको बोला जाता है एप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं उसको? एप्रिसिएशन। वैल्यू डिक्रीज होएगा तो डेप्रिसिएशन, बढ़ेगा तो एप्रिसिएशन। बट इन दिस चैप्टर वी आर नॉट कंसर्न विद एप्रिसिएशन, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि देर आर फ्यू फिक्स्ड एसेट जिसका वैल्यू है ना हमेशा कम नहीं होता है, वो बढ़ता भी है। फॉर एग्जांपल विंटेज कार, या फिर कोई एंटीक चीज, या फिर वो फोन आता है, मानो वो एक ऐसा पिक्चर में दिखाता है, वो बंगले बंगले में रहता है ऐसा टाइप का फोन, जिसमें ऐसा तुम बात करता है, ऐसा नीचे वो माइक रहता है, माइक नहीं मतलब वो माउथ पीस रहता है, एकदम ऐसा पुरातन काल का, एकदम अजीबो गरीब चीज जो एकदम सस्ते में तुमको तभी मिला रहेगा, लेकिन आज तुम बेचने जाएगा तो इट इज कॉस्टली। तो इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन। तो वापिस एक बार वो पहला वाला स्लाइड में, डेप्रिसिएशन जो है इट इज कंसर्न विथ व्हाट? किस पे डेप्रिसिएशन लगता है? डेप्रिसिएशन asset. इज ऑलवेज कंसर्न विथ फिक्स्ड एसेट। याद रखना, डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स्ड एसेट पे लगता है, कभी भी गुड्स पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, कभी भी नहीं। गुड्स पे डेप्रिसिएशन होता ही नहीं, डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज पर्टेनिंग टू फिक्स्ड एसेट। क्लियर? इधर तक क्लियर सबको? एनीवन हैज एनी डाउट यहाँ तक? तो यहाँ हमने सीखा बेसिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन कि डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, क्या लगता है वगैरह। तो अभी डेप्रिसिएशन सर, आपने तो बोला कि आपने फॉर्च्यूनर खरीदा था 35 लाख का, एंड अभी फॉर्च्यूनर का वैल्यू हो गया 28 लाख। लेकिन आपने जो ये वैल्यू है, जो 2025 का वैल्यू है, वो कैलकुलेट कैसे किया सर? अभी आपको ये जो 28 लाख वैल्यू आया, ये आपने कैलकुलेट कैसे किया? कैसे मालूम पड़ा आपको 7 लाख से ही वैल्यू कम होएगा? तो ये जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, देर आर फ्यू मेथड्स, देर आर मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। अगर तुम सीए लेवल, प्रोफेशनल लेवल के एग्जाम लिखते हो ना, देर आर अराउंड 7 to 9 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। लेकिन फॉर योर 11th standard का एग्जाम में यू हैव ओनली 2 methods of calculating depreciation, and the 2 methods of calculating depreciation are, first method जिसका नाम है, मैं तुमको नाम दे देता हूं, फर्स्ट मेथड का नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, या it is also called as OCM method, or it is known as fixed installment method, or it is also called as straight line method, SLM. So the first method of calculating depreciation is original cost method, fixed installment method, and last one straight line method. ये तीनों एक ही का नाम है, ठीक है? इट इज रिश्ता वही, सोच नहीं। तो दिस इज मेथड नंबर 1। 11th स्टैंडर्ड में कितना मेथड है बोला मैंने तुमको पढ़ने के लिए? बोलो बोलो जल्दी बोलो। 2 मेथड। तो आउट ऑफ द 2 मेथड, फर्स्ट मेथड का ये नाम है। सर हाउ टू कैलकुलेट कैसे होगा वो सब हम आराम से सीखेंगे, पहला खाली नाम देख लो क्या क्या है। तो सर मेथड नंबर 2 क्या है? मेथड नंबर 2 का नाम क्या है? तो मेथड नंबर 2 का नाम भी मैं लिख देता हूं। मेथड नंबर 2 का नाम है reducing balance method, or it is also known as return down value method, or it is also known as diminishing balance method। तो इसका भी 3 नाम है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जिसको हम RBM बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड WDV मेथड, WDV, एंड ये लास्ट में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है? तो ये है हमारा 2 मेथड्स जिससे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेथड नंबर 1 ओरिजिनल कॉस्ट, उसका दूसरा नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, एंड एक और नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड।
मेथड 2 नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस, रिटर्न डाउन वैल्यू, डिमिनिशिंग बैलेंस। ठीक है, डोंट वरी, एकदम इजी है, मैं तुमको एकदम आराम से सिखा देगा, तुमको एकदम आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन बिफोर वी जंप इनटू सॉल्विंग दिस सम, हमको है ना कुछ बेसिक सीखने पड़ेंगे। नाउ व्हाट आर द बेसिक्स सर? बेसिक नंबर वन जो तुमको सीखना है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फाइनेंशियल ईयर and there is something called as calendar year. Sir, what do you mean by calendar year? Calendar year मतलब वो year which starts from 1st of January and ends on 31st of December, जो अपना कैलेंडर में रहता है। ठीक है, 1st जनवरी को शुरू होता है, 31st दिसंबर को खत्म होता है, 12 महीने का एक साल। Now what is financial year? Financial year, it is also known as accounting year. Financial year, it is also known as accounting year. It is from 1st of April to 31st of March. 1st of April to 31st of March. अभी तुम बोले सर ऐसा कैसा, अप्रैल के पहले मार्च आता है? अरे माय डियर गाँव वालों, अप्रैल के पहले मार्च नहीं आता है। अप्रैल अगर ये साल का है तो मार्च अगले साल का है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोग का ना इसमें डाउट आता है कि सर ये कैसा है। अभी अगर मैं बोल रहा हूँ अप्रैल 21, तो मार्च हो गया, अप्रैल में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, फिर आता है मई, फिर आता है जून 21, फिर जुलाई 21, फिर अगस्त 21, सितंबर 21, अक्टूबर 21, नवंबर 21, दिसंबर 21, फिर उसके बाद आएगा जनवरी 22, फरवरी 22 एंड मार्च 22। ये है मेरा पूरा साल। अगर मैं बोलता हूँ मेरा साल इज फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, दैट इज अगर मैं बोलता हूँ 1st अप्रैल 2021 टू 31st मार्च 2022, मतलब दिस इज माय ईयर। क्या ये ईयर सबको समझ में आ गया? अगर मैं तुमको बोलता हूँ मेरा साल इज 1920, तो बताओ कब स्टार्ट होगा और कब खत्म होगा? स्टार्ट कब होगा? 1st April 2019 to 1st अप्रैल 2019 टू 31st मार्च 2020। सबको समझ में आया क्या ये फाइनेंशियल ईयर क्या रहता है? फाइनेंशियल ईयर इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1st अप्रैल ऑफ करंट ईयर टू 31st मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। कैलेंडर ईयर तो बहुत इजी है, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, इट इज वेरी सिंपल, सेम साल है सर, जैन से 31st दिसंबर। यहाँ पर इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1st अप्रैल ऑफ दिस ईयर एंड इट एंड्स ऑन 31st मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो सबसे पहले तो ना तुमको ये ईयर आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए। सर व्हाट डू यू मीन बाय ईयर आइडेंटिफाई करने आना चाहिए? अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने कोई मशीन खरीदा है ऑन 1st of June 1996, तो मेरे को बताओ इट विल फॉल अंडर विच फाइनेंशियल ईयर? मैं खरीद रहा हूँ ऑन 1st of June 1996, इट विल फॉल अंडर विच फाइनेंशियल ईयर? तो सर मेरा आंसर विल बी इट विल फॉल अंडर 1996 टू 1997। क्या ये समझ में आया क्या सबको? 96 से 97 के बीच में आएगा ये। अगर सपोज मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, मैं तुमको बोल रहा हूँ मैंने 1st अक्टूबर 2010 को खरीदा, तो बताओ मेरे को मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या रहेगा? 2010 to 2011. परफेक्ट, 2010 टू 2011। अगर मैं खरीद रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझ के आंसर दो, अगर मैं खरीद रहा हूँ ऑन 1st of December 2012, बताओ मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या रहेगा? 2012 to 2013. 2012 टू 2013, वेरी गुड। अगर मैं खरीद रहा हूँ ऑन 1st of January 2012, तो मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या रहेगा? 2012. हाँ परफेक्ट, 2011 2012। अगर मैं खरीद रहा हूँ ऑन 31st of March 2019, तो मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या रहेगा? 2018 to 19. परफेक्ट, 2018 टू सर 2019। अगर मैं खरीद रहा हूँ ऑन 1st of November 2019, तो मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या रहेगा? 18 to 19. हाँ हाँ, क्या सोच के बोलो 1st of November 2019 को खरीदा, 2019 to 20.
हाँ 2019 2020। अरे क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है क्या सबको? एनीवन हैज एनी डाउट इसमें रिलेटेड, एनी डाउट? चलो मैं तुमको है ना और एक ऐसा थोड़ा 4-5 देता हूँ, मेरे को तुम लोग खाली बताओ कि वो कौन सा साल में गिरेगा। तो अगर मैं बोलता हूँ मेरा फर्स्ट डेट इज 15th ऑफ जुलाई 2018, तो ये कौन से साल में आएगा? तुम लोग ऐसा दिमाग में सोचो, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। अगर मैं बोलता हूँ 15th ऑफ दिसंबर 1989, ये कौन से साल में आएगा? अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि 15th मार्च 2020, ये कौन से साल में आएगा? अगर मैं तुमको बोलता हूँ 31st ऑफ दिसंबर 2010, ये कौन से साल में आएगा? दीज आर द 4 क्वेश्चंस। ठीक है, मैं तुमको 1-2 मिनट का टाइम देता हूँ, सब लोग एकदम समझो एंड बाद में मेरे को आंसर देना। ठीक है, 2 मिनट का टाइम, सब लोग सोचो एंड फाइंड मी दी आंसर्स। चलो लेट्स चेक अवर आंसर्स। तो 15 जुलाई 2018, मैं इंडिविजुअली पूछूंगा, वही मेरे को जवाब देगा। तो 15 जुलाई 2018, इथेन बता कौन सा साल रहेगा? इथेन सर 18 to 19। 18-19 रहेगा सर। परफेक्ट। एनीवन एल्स जिसका अलग आंसर आ रहा है, जो कुछ अलग सोचा है? नो। 15 दिसंबर 1989, साइज बोल के आंसर आना चाहिए। 15 दिसंबर 1989। 88 to 89। 88 to 89 बोलता है, करेक्ट है क्या? अरे नहीं करेक्ट। सर, नहीं 89 नहीं to 90 है। 89 to 90 सर आएगा। ठीक है, रॉन्ग 89 to साइज। 91। हाँ, नेक्स्ट मार्च 2020, कौन बोलेगा? कौन प्रेजेंट है क्लास में? एरन बोल, क्या आंसर आना चाहिए? 15th मार्च 2020। बोलना एरन, 15 मार्च 2020 क्या आंसर आएगा? साल कौन सा आएगा? व्हाट विल बी माय फाइनेंशियल? 2019 परफेक्ट, 2019-20। नेक्स्ट उसके बाद 31st दिसंबर 2010, कौन बताएगा? अनुज, चल बोल, क्या आंसर आना चाहिए? 2010 to 11। 2010 2011। फाइन, तो तुमको ये समझ में आ गया सबको? किसी को कोई डाउट है इसमें कैसे करना है, क्या करना है? सबको पता चल गया? अरे हाँ ना, कोई कुछ तो बोलो। सबको समझा? एक थम्स अप, गिव मी अ थम्स अप, गिव मी अ थम्स अप। सबको समझा तो एक थम्स अप ऑन द स्क्रीन पे, फटफट। वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। तो अभी तुम बोले सर ये सब इतना मेहनत करवाया क्यों क्यों आप, क्या रीजन है इसके पीछे मेहनत करने का? तो इसके पीछे मेहनत करने का ये रीजन है कि जब भी आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो आपको है ना सबसे पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि वो मशीन वॉज यूज्ड फॉर हाउ मेनी मंथ्स ड्यूरिंग दैट ईयर, वॉज यूज्ड फॉर how many months during that financial year? For example, अगर मैं बोलता हूं मेरा फाइनेंशियल ईयर है 2020-21, ठीक है, 2020-21 का मतलब है 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। अगर मैं बोलता हूं मैंने मशीन खरीदा है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को मैंने 1 लाख का कोई मशीन खरीदा है, तो बताओ मेरे को दिस मशीन वॉज यूज्ड फॉर हाउ मेनी मंथ्स ड्यूरिंग दैट ईयर? दिस मशीन वॉज यूज्ड फॉर हाउ मेनी मंथ्स ड्यूरिंग दैट ईयर? तो अगर आप गिनोगे, सर अप्रैल यूज किया मैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो सर दिस असेट वॉज यूज्ड फॉर फुल 12 मंथ्स ड्यूरिंग दैट ईयर। एंड कॉमन सेंस है माय डियर स्टूडेंट, साल का पहला दिन खरीदा है तो पूरा 12 महीना वो मशीन मैंने इस्तेमाल किया रहेगा। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने ये मशीन खरीदा है ऑन 1st ऑफ मई, 1st ऑफ मई को मैंने 1 लाख का मशीन खरीदा है, तो कौन बताएगा मेरे को दिस मशीन वॉज यूज फॉर हाउ मेनी मंथ्स ड्यूरिंग दैट ईयर? 11 11 months। 11 months। 11 मंथ्स। अभी जिनको नहीं आता है तो उनके लिए मैं गिनता हूँ, सर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च में रुक जाने का, उधर साल खत्म होता है। तो इट वॉज यूज्ड फॉर 11 मंथ्स ड्यूरिंग दैट ईयर। अगर मैं बोलता हूँ मैंने कोई मशीन खरीदा है ऑन 1st ऑफ जुलाई,
50,000 का मशीन खरीदा है, तो कौन बताएगा मेरे को दिस मशीन वॉज यूज फॉर हाउ मेनी मंथ्स ड्यूरिंग दैट ईयर? 9 months. 9 months. 9 months. 9 months. 9 कैसे आया 9? मैं फिर गिनता हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ पढ़ाई में। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो सर 9 मंथ्स हो गया। तो दिस मशीन वॉज यूज फॉर 9 मंथ्स ड्यूरिंग दैट ईयर। अगर मैं कोई मशीन खरीदता हूँ ऑन 1st ऑफ अक्टूबर 10,000 का, तो बोलो दिस मशीन वॉज यूज फॉर हाउ मेनी मंथ्स ड्यूरिंग दैट ईयर? 6 Five. months. इट वॉज यूज फॉर 6 मंथ्स। 6 months. कैसे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 महीना यूज किया। अगर मैं कोई मशीन खरीदता हूँ ऑन 1st ऑफ जैन, 1st ऑफ जैन को 10,000 का मशीन खरीदता हूँ, तो बताओ दिस मशीन वॉज यूज फॉर हाउ मेनी मंथ्स ड्यूरिंग दैट ईयर? 3. 3 months. इट वॉज यूज फॉर 3 मंथ्स ड्यूरिंग दैट ईयर। चलो अभी एक डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने कोई मशीन खरीदा है ऑन 1st ऑफ मार्च, तो बताओ दिस मशीन वॉज यूज फॉर हाउ मेनी मंथ्स ड्यूरिंग दैट ईयर? 1 month. 1 month. 1 month. Just 1 month. सबको समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? एनीवन हैज एनी डाउट, डिफिकल्टीज? क्लियर? एकदम वेरी सिंपल, ठीक है, नथिंग डिफिकल्ट, बहुत इजी है, तुमको आराम से समझ में आ जाएगा। तो तुमको ऐसा बिल्कुल भी चिंता करने का बात नहीं है। तो डेप्रिसिएशन का 2 इंपॉर्टेंट चीज तुमको चाहिए रहता है। पहला तो तुमको फाइनेंशियल ईयर क्या है वो पता करने बराबर आना चाहिए, एंड दूसरा वो जो मशीन मैंने खरीदा है वो साल मैंने कितना महीने के लिए यूज किया ये तुमको आना चाहिए। अगर तुमने ये 2 चीज आसानी से कर लिया तो तुम्हारा कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल। क्लियर? अरे ओ माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है सबको? फाइन। तो कौन सा देयर वर 2 मेथड्स जो हम सीखे थे। अभी एक काम करो, सब लोग अपना अपना नोटबुक निकालो, आज का डेट लिखो ऊपर। क्या डेट है आज का? 28 जनवरी। तो आज का डेट लिखो 28 जनवरी, 28 जनवरी, और हेडिंग दो डेप्रिसिएशन। 28 जनवरी, हेडिंग दो चैप्टर नंबर याद नहीं मेरे को, हेडिंग दो डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट लाइन में लिखो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। रिडक्शन in the value of fixed asset is called depreciation. Reduction in the value of fixed asset is called depreciation. अपना अपना माइक बंद रखो प्लीज, आयरन माइक बंद कर। Reduction in the value of fixed asset is called depreciation. क्लियर? सब लोग माइक बंद ही रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। एंड ये जो तुम्हारे सामने लिखा है मैंने, ये दोनों ऐसा लिख के रखो, मेथड 1, मेथड 2। एंड अगर तुमको इसका नाम याद नहीं तो मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, एंड यहाँ पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। नेक्स्ट 3 लेक्चर्स हम लोग फर्स्ट मेथड सीखेंगे, उसका बाद का 3 लेक्चर हम लोग सेकेंड मेथड सीखेंगे। तो टोटल 6 लेक्चर्स में हमारा ये लेसन विल बी कंप्लीटेड। तो फर्स्ट मेथड ये है, सेकेंड मेथड ये है, दोनों का नाम लिखना। These are methods of calculating depreciation. सब लोग लिखो अपना अपना नोटबुक में, ठीक है? अभी जरा एक एक मेथड के बारे में ना स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट है मेथड नंबर 1। तो ये जो भी अभी हम लोग ने सीखा था इसका भी कोई रेलेवेंस नहीं, तो इसको अपन डिलीट कर देते हैं, ठीक है? तो मेथड 1, मेथड नंबर 1। तो मेथड नंबर 1 का नाम था स्ट्रेट लाइन मेथड, या it was also called as fixed installment method, या it is also called as original cost method. So sir, how is depreciation calculated? तो depreciation का formula is depreciation is equals to original cost
multiply by rate of depreciation multiply by number of months the asset was used divided by 12. तुम बोले सर ये क्या आप लिख रहे हैं? ठीक है, ये मैं क्या लिख रहा हूं तुमको सब में समझ में आ जाएगा. ये फर्स्ट है. दूसरा, दिस इज डेप्रिसिएशन पर एनम. दूसरा फॉर्मूला इज depreciation per annum is equals to original cost minus estimated scrap value divided by estimated useful life. ठीक है, अभी देखो देयर आर टू डिफरेंट फॉर्मूलाज. मैं तुमको पहले एक बार थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ, बाद में सम करते करते तुम्हारा एकदम क्लियर हो जाएगा कैसे क्या यूज करना है. तो ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो सर कौन सा फॉर्मूला कब यूज करने का? कभी भी सम में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया रहेगा ना, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब सम में ऐसा लिखा रहेगा कि डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम, डेप्रिसिएशन इज 15% पर एनम, डेप्रिसिएशन इज 12% पर एनम. जब भी रेट वो लोग क्लियरली दे देते हैं हमको, whenever rate is clearly mentioned in the question, you will be using this वाला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला. दूसरा फॉर्मूला कब आप अटेम्प्ट करोगे? जहां पर आपको रेट नहीं दिया रहेगा. तो रेट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन. सर ये कैसे होगा, क्या होगा, आगे जो हम लोग सम्स करेंगे उसमें तुमको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है. बहुत इजी है. ठीक है, और ये फॉर्मूला भी जो है ना, ये तुमको बायहार्ट करने का जरूरत नहीं है. हम हर सम में इतना बार उसको सॉल्व करेंगे, तुमको अपने आप याद हो जाएगा कि ऐसा ऐसा मेरे को करना है. क्लियर है क्या? सुन रहे हो क्या मेरी बात सब लोग? हेलो, ध्यान है सबका? गिव मी अ थम्स अप प्लीज. ध्यान है सबका? ध्यान है सबका? ओके. तो फिलहाल के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग है ना फॉर्मूला लिख के रखो. मेथड 1 का देयर आर टू फॉर्मूलाज ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन. फर्स्ट फॉर्मूला इज ओरिजिनल कॉस्ट multiply by rate of depreciation multiply by number of months the asset was used divided by 12, and the second formula is original cost minus estimated scrap value divided by estimated useful life of the asset. So first method will be used when rate of depreciation is provided in the question. Second method will be used when rate of depreciation is not provided in the question. ठीक है, लिख लो इसको सब लोग. ये एक फॉर्मूला लिखने के बाद फिर एक लाइन छोड़ के दूसरा फॉर्मूला लिखना. थोड़ा स्पेस रखो, अच्छे से गंदा मत लिखना. ठीक है. मेथड 1 स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, या इट इज आल्सो नोन एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. राइट इट डाउन. अभी ये दो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, अभी देखते हैं इसका एप्लीकेशन कैसे होता है. ठीक है, कैसे होगा, क्या होगा, जरा हम लोग चेक करते हैं. तो लेट अस टेक वन क्वेश्चन. मैं तुमको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं ओरली डिक्टेट कर रहा हूं क्वेश्चन, जरा लिखो ना प्लीज. ऊपर लिखो मेथड 1, मतलब ये अभी जो भी हम क्वेश्चन करेंगे ना, ऑल दीज क्वेश्चंस विल बी पर्टेनिंग टू मेथड 1 ओनली. ठीक है, तो द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द ओनली क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर इज, लिखो सम नंबर 1. सम नंबर 1, on 1st April 2010, on 1st April 2010, on 1st April 2010, Roshan Industries purchased a machinery. On 1st April 2010, Roshan Industries purchased a machinery costing rupees 1 lakh. On 1st April 2010, Roshan Industries purchased a machinery costing rupees 1 lakh. On 1st April 2010, Roshan Industries purchased a machinery costing rupees 1 lakh. Full stop. Full stop. On 1st July 2011, on 1st July 2011, another machinery. On 1st July 2011,
Another machinery costing rupees 80,000 was purchased. On 1st July 2011, another machinery costing rupees 80,000 was purchased. Costing rupees 80,000 was purchased. Full stop. On 1st October 2012, another machinery was purchased for rupees 50,000. On 1st October 2012, another machinery was purchased. सर ये एक ही क्वेश्चन है कि अलग अलग है? एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है. On 1st October 2012, another machinery was purchased for rupees 50,000. एक ही क्वेश्चन है पूरा ये. Full stop. Full stop. Depreciation to be charged at 10% straight line method. Depreciation to be charged at 10% per annum. Depreciation to be charged at 10% per annum under straight line method. Depreciation to be charged at 10% per annum under straight line method. Full stop. Full stop. Prepare machinery account. Prepare machinery account and depreciation account. Prepare machinery account and depreciation account for the year 2010-11, 2011-12, 2012-13 and 2013-14. Prepare machinery account and depreciation account for the year 2010-11, 2011-12, 2012-13 and 2013-14. सर इसके ऊपर वाला लाइन एक बार रिपीट करना. ऊपर वाला लाइन मतलब Depreciation to be charged. depreciation to be charged at 10% per annum under straight line method. Depreciation is 10% per annum under straight line method. 10% per annum under straight line method. एंड ये 4 साल के लिए तुमको एक मशीनरी अकाउंट बनाने का एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने का. क्लियर? अभी ये हो गया मेरा पूरा सम. तो अभी मैं चाहता हूं कि तुम लोग एक बार है ना सम को ध्यान से रीड करो एंड मेरे को बताओ. मेरे को है ना देखो 4 साल का हमको बनाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो, बहुत ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ. तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2010-11, फिर मैं लिख रहा हूँ 2011-12, फिर मैं लिख रहा हूँ 2012-13, फिर मैं लिख रहा हूँ 2000, यहाँ जगह नहीं, यहाँ लिखता हूँ 2013-14. तो मैं तुमको एक टास्क दे रहा हूँ, एक सिंपल सा छोटा सा टास्क, जिसमें तुमको क्या करना है, तुमको खाली आइडेंटिफाई करना है कि ये जो मैंने मशीन खरीदा है, ठीक है, जो मैंने मशीन खरीदा है, अभी जैसे कि ये फर्स्ट मशीन हो गया, ये सेकंड मशीन हो गया, ये थर्ड मशीन हो गया, तो टोटल सर मेरे पास 3 मशीन है. एंड वो 3 मशीन जो दिन पे खरीदा है ना, उसका डेट दे के रखा है. तो तुमको सिर्फ आइडेंटिफाई करके मेरे को ये बताना है, दिस इज योर फर्स्ट टास्क फॉर द डे, कि वो कौन से साल में आएगा, कि वो कौन से साल में आएगा. ये पहला साल में आएगा, दूसरा साल में आएगा, तीसरा साल में आएगा, चौथा साल में आएगा. ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं ये 1 अप्रैल 2010, बताओ कौन से ईयर में आएगा. 10-11 में आएगा, 11-12 में आएगा, 12 फर्स्ट वाला सर 10-11 फर्स्ट वाले में आएगा. तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मशीन 1 उसने खरीदा था 1 लाख का, कभी खरीदा था ऑन 1 अप्रैल. ऐसा मैं ना एवरी सम के बाद बनाऊंगा. ये जो मैं अभी इधर लिख रहा हूँ ना लेफ्ट हैंड साइड में, ये लाइन के लेफ्ट में इधर इधर इधर, ये है ना एवरी सम में बनाने का, तो तुम्हारा सम बहुत इजी हो जाता है. उसके बाद देखो सेकंड मशीन खरीदा है मैं 1 जुलाई 2011, बताओ कौन से साल में आएगा. ये साल में आएगा, ये साल में आएगा, ये साल में आएगा, 2011-12. तो सर इधर मशीन 2 खरीदा मैं 80,000 का, डेट क्या है 1 जुलाई. उसके बाद देखो ये तीसरा मशीन है 1 अक्टूबर 2012, बताओ ये मशीन कभी खरीदा मैं, पहला साल खरीदा 2012-13, तो ये मशीन 3.
मशीन 3 मैंने खरीदा था ये साल में, दैट इज फॉर 50,000 रुपीज एंड इट वाज परचेज्ड ऑन 1st of October। फिर 13-14 में कोई मशीन खरीदा है क्या? मैं 13-14 में कोई मशीन खरीदा है? कुछ नहीं, नहीं मशीन कुछ नहीं खरीदा है सर, तो उसमें कुछ नहीं आएगा। तो ये 3 मशीन मैंने ये 3 साल में खरीदा एंड मेरा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे को है ना खाली इतना बताओ, ये जो दो फॉर्मूला हमारे सामने है, इसमें से कौन सा फॉर्मूला विल पुट टू यूज? बोलो। फर्स्ट वन सर। फर्स्ट वाला। वन, बिकॉज सर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज ऑलरेडी मेंशन्ड। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो वी विल बी यूजिंग द फर्स्ट फॉर्मूला। कौन सा दो अकाउंट बनाने बोला है तुमको? तुमको बोला है एक मशीनरी अकाउंट बनाओ एंड एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। तो सर अकाउंट कैसे बनाया जाता है? जो लेजर अकाउंट हम बनाते थे ना, दिख रहा है तुम्हारे स्क्रीन पे लेजर अकाउंट? अरे दिख रहा है क्या? हाँ, तो ये बनेगा, दिस इज माय मशीनरी अकाउंट, दिस इज माय मशीनरी अकाउंट। ऐसा एक पेज मशीनरी अकाउंट एंड ऐसा दूसरा पेज में डेप्रिसिएशन अकाउंट। बनाओ जरा। तो मशीनरी अकाउंट 1 फुल पेज, डेप्रिसिएशन अकाउंट 1 फुल पेज। चलो बनाओ सब लोग। ये मशीनरी अकाउंट पहले बनाओ, फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट उसके बाद में बनाओ एंड थर्ड पेज में बाद में मैं तुमको देता हूँ टाइम, तभी तुम ये वर्किंग लिखेगा। दिस विल बी माय वर्किंग नोट यहाँ से, ठीक है। वर्किंग नोट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस चैप्टर, तो मेक श्योर कि तुम करेक्टली करो। तो ये तुम्हारा मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी सेम दिखेगा, खाली नाम अलग रहेगा। इधर देखो, मशीनरी अकाउंट जिधर लिखा है ना तुम, उसके जगह पर तुम लिखेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। ऐसे ही सेम बनेगा, दो, एक पेज पे एक अकाउंट, एक पेज पे फुल मशीनरी एंड एक पेज पे फुल डेप्रिसिएशन। चलो ये कर लो तुम लोग, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेट स्टार्ट विद द सम। एक बार हमेशा हमारा सेम टेक्निक रहेगा, हम सम पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक में सम पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका ऐसा एक नट शेल मतलब ब्रीफली लिख देंगे कि उस सम में क्या क्या है। एक बार हमने यहाँ पर लिख दिया ना, उसके बाद हम लोग वापिस वो टेक्स्ट बुक का सम देखेंगे नहीं, क्योंकि मेरा सब कुछ डिटेल मेरे सामने यहाँ आंखों के सामने है। तो इट इज वेरी सिंपल फॉर मी एंड आई कैन इजीली सॉल्व। सो फर्स्ट हम लोग करेंगे मशीनरी अकाउंट। तो देखो कैसे किया जाता है, बहुत लोग ध्यान से सुनना। तो देखो मैंने मशीनरी खरीदा है, तो मेरा पहला साल इज 2010-11, तो मेरा फर्स्ट ईयर इज सर 2010-11। तो मैं क्या करूंगा, ये मशीनरी अकाउंट में मैं जाऊंगा एंड डेट के कॉलम में यहाँ पर फर्स्ट ईयर में लिखूंगा 2010-11 एंड डेट के कॉलम में लिखूंगा फर्स्ट 2010-11। क्लियर? सबको समझ में आया इधर तक? मैंने क्या किया मैंने सर, डेट के कॉलम में जाके आपने पहला साल लिखा, गुड, मैंने साल लिख दिया। अभी मैंने क्या किया है, मशीनरी परचेज किया है ऑन 1st of April। तो वेन एवर वी परचेज अ मशीनरी, अवर जर्नल एंट्री, अगर याद है तो जर्नल एंट्री विल बी मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिकॉज मशीनरी कम्स इन एंड कैश गोज आउट। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो दिस इज माय जर्नल एंट्री। तो कभी भी आप मशीनरी खरीदोगे ना, तो आप मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में जाके लिखोगे, मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में जाके लिखोगे टू कैश और बैंक अकाउंट, एंड जो भी मशीनरी का कॉस्ट रहेगा वो हम लोग लिखेंगे अमाउंट कॉलम में, दैट इज 1,00,000 रुपया। तो मशीनरी खरीदेगा तो मशीनरी के डेबिट में जाके लिखो टू कैश और बैंक अकाउंट। तो ये जो मेरा फर्स्ट ईयर है, दैट इज माई 10-11, यहाँ पर मैंने कितना मशीन खरीदा है? एक ही मशीन खरीदा है सर। तो मैंने एक मशीन खरीदा है, तो मैंने यहाँ लिख दिया कि मैंने मशीन खरीदा था, तो टू कैश और बैंक अकाउंट 1,00,000 रुपया। और कोई मशीन खरीदा है क्या मैंने फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर में और कोई मशीनरी खरीदा है क्या? प्लीज रिस्पॉन्ड। और कोई मशीनरी खरीद? नहीं नहीं, तो खत्म। तो सर ये साल खत्म हो गया। तो जब भी साल खत्म होएगा तो साल के एंड में दो काम, साल के एंड में दो काम, मार्च 31 इज माय साल एंड। तो साल के एंड में दो काम, बाय डेप्रिसिएशन एंड बाय बैलेंस के नाम। तो मैं ऐसे ही बोलते रहूंगा, साल के एंड में दो काम, बाय डेप्रिसिएशन एंड बाय बैलेंस के नाम। तुम बोले सर ये क्या है? मतलब साल के एंड में आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो, नया चीज सीखा आपने। डेप्रिसिएशन कब कैलकुलेट किया जाता है? साल के एंड में।
तो साल के एंड में हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं पूछता हूँ ये साल मेरा 10-11 कितना मशीन है मेरे पास, सिर्फ एक ही मशीन है, तो इसका हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो 2010-11 मेरे पास है मशीन 1। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ दैट मशीनरी? कॉस्ट क्या है मशीन का? 1 lakh. 1 लाख। तो सर वो फॉर्मूला के अनुसार मैं इधर लिखूंगा 1 लाख रुपीस मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। तो सर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% मल्टीप्लाई बाय कितना नंबर ऑफ मंथ्स दिस असेट वाज यूज्ड ड्यूरिंग दैट ईयर। असेट कभी खरीदा था? 1 अप्रैल को खरीदा, तो बोलो कितना महीना यूज किया है मैंने वो असेट? 12. पूरा 12 महीना। अभी तुमको ये आना चाहिए। तो सर यहाँ पर 12/12, तो इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो 12 विल बी एलिमिनेटेड, तो ये 0 0 0 0 कैंसल। तो मेरा डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर इज 10,000 रुपीज। तो ये जो डेप्रिसिएशन का वैल्यू है ये यहाँ पर मैं डेप्रिसिएशन के सामने लिख दूंगा। तो 1 लाख में से 10,000 गया तो बैलेंस कितना बचेगा? 1 लाख में से 10,000 गया तो बैलेंस कितना 90,000. 90,000। तो दैट इज माय बैलेंस। तो ये 1 लाख रुपया 90,000 रुपया यहाँ पर, दिस इज माय बैलेंस। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट ईयर। अभी ये जो मेरा बैलेंस है यहाँ पर, ये बैलेंस में कैरी करेगा नेक्स्ट ईयर में। तो मेरा नेक्स्ट ईयर इज 2011-12। तो ये जो बाय बैलेंस कैरिड डाउन है यहाँ पर फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर में आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड वैल्यू विल बी 90,000। ये हो गया मेरा फर्स्ट ईयर का कैलकुलेशन। तो मैं बैलेंस यहां पर लेकर आया। अभी आते हैं नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर दैट इज 11-12। देखो मशीन खरीदा है ना, एक और मशीन खरीदा है, दिख रहा है क्या इधर 80,000 का? हेलो, हाँ या ना? मशीन खरीदा दिख रहा है? हाँ, 80,000 का मशीन खरीदा 1 जुलाई। तो मशीन खरीदेगा तो किधर लिखने का? Debit side. डेबिट साइड में जाके मैं लिखूंगा इधर जुलाई 1। मशीन खरीदेगा तो यहाँ लिखने का टू कैश और बैंक अकाउंट। वैल्यू कितना है? 80,000 रुपीज। और कोई मशीन परचेस कर रहा हूँ क्या मैं ये साल में 11-12 में? और कोई मशीन परचेस कर रहा हूँ क्या? नहीं। तो इसका मतलब साल खत्म हो गया सर। साल खत्म हो गया तो साल के एंड में दो काम बाय डेप्रिसिएशन एंड बाय बैलेंस के नाम। नाउ लेट अस कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर दिस ईयर दैट इज 11-12। अभी प्लीज पे अटेंशन। तो अगर मैं 11-12 में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता हूं तो मैं तुमको एकदम डेंजर सा क्वेश्चन पूछता है एंड मेरे को मालूम है तुम लोग एकदम डेंजर आंसर देगा। अगर मैं तुमको पूछता हूँ कि 11-12 में मेरे पास कितना मशीनरी है तो आप लोग क्या जवाब दोगे? 11-12 में मेरे पास कितना मशीन? 2. ईथन बोल रहा है 2। बाकी लोग क्या बोलना चाह रहे हैं बताओ? 11-12 में मेरे पास कितना मशीन है? मेरे पास 2 मशीन है सर। वो मशीन 1 भी है, मशीन 2 भी है, बराबर ना? मशीन 1 को जब तक बोला नहीं कि मैंने बेचा है तब तक मैं ऐसा थोड़ी अज्यूम करूंगा कि गायब हो गया। नहीं, मैं खरीदा है लेकिन है मेरे पास अभी भी। तो सर 11-12 में आई हैव 2 मशीन्स। आई हैव मशीन 1 एंड आई ऑल्सो हैव मशीन 2। तो I have to calculate depreciation for both the machines. What is the original cost of machine 1? Sir, original cost of machine 1 is 1 lakh rupees. So 1 lakh rupees. What is original cost of machine 2? Sir, original cost of machine 2 is 80,000. So original cost of machine 2 is 80,000. Rate of depreciation is 10% for both the machinery. Now the important part is machine 1 was used for how many months during that year and machine 2 was used for how many months during that year. So let us consider machine 1 first. बताओ मेरे को ये जो machine 1 है it was used for how many months during that year? 12 months. 24। अरे साल 12 महीने का होता है। ओ भाई 24 नहीं हो सकता। वो साल 11-12 में कितना महीना यूज किया? बोलो, machine 1 was used for how many months during that year? 12. ठीक है, ईथन 12 बोल रहा है, त्रिशा का मेरे को आवाज आ रहा है 12,
और कोई अलग आंसर देना चाहता है क्या कि मशीन 1 was used for how many months during that year? 2 months. कैसा 2 months? 12 ओके परफेक्ट. तो मशीन 1 was used for full 12 months. सर कैसा 12 महीना? अरे पूरा साल था ना मेरे पास, वो अप्रैल से लेके मार्च तक तो मशीन मेरे पास ही था ना, तो पूरा 12 महीना मैंने इस्तेमाल किया है उसको. अरे समझ में आ रहा है सबको? किसी को कोई डाउट है क्या 12 महीना कैसा आया? पिछला साल खरीदा था मैं, तो ये साल तो पूरा ही है ना, मैंने बेचा नहीं है उसको, तो पूरा 12 महीना इट वाज यूज. तो इसका जब तुम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम टू 10,000 रुपीज. अभी बात आता है सेकेंड मशीन का. सेकेंड मशीन वाज यूज्ड फॉर हाउ मेनी मंथ्स ड्यूरिंग दैट? 9 months. परफेक्ट. 9 months. सर ये मशीन वाज यूज्ड फॉर 9 months ड्यूरिंग दैट ईयर. तो व्हेन यू विल कैलकुलेट तुमको आंसर आना चाहिए. इसका 12 मंथ का आता है 8,000, तो 9 मंथ का आएगा 6,000. तो मेरा टोटल डेप्रिसिएशन फॉर दिस ईयर विल बी 16,000 रुपीज. बोलो किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट इसमें? तो अभी देखो ये बैलेंस आ जाएगा. 16,000 डेप्रिसिएशन में यहाँ लिख दूंगा एंड ये बैलेंस में निकालूंगा. इसका टोटल माइनस 16,000. मैं नेक्स्ट ईयर भी करता हूँ. तुम लोग मेरे को पहले हेल्प करो, फिर तुम एक साथ कॉपी कर सकते हैं. तो नेक्स्ट ईयर इज 12/13. सबसे पहला तो मैं बैलेंस लिखूंगा. अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना बैलेंस है वो? 1,54,000. तो 1,54,000 रुपीज यहाँ पर. अभी बताओ ये जो 12/13 है, 12/13 में मैंने कोई नया मशीन खरीदा है क्या? हाँ खरीदा है. कभी खरीदा है? 1 अक्टूबर को खरीदा है 50,000 का मशीनरी. तो मशीन खरीदेगा तो कहाँ लिखते हैं हम लोग? डेबिट साइड. तो यहाँ पर अक्टूबर 1 में मैं लिखूंगा यहाँ पर टू कैश और बैंक अकाउंट 50,000. और कोई मशीन खरीदा है क्या मैंने इस साल में? कोई मशीन खरीदा है? नहीं. तो सर मशीन नहीं खरीदा है, तो अभी साल के एंड में दो काम. कुछ नहीं है तो साल के एंड में दो काम आता है. तो डेट इज बाय डेप्रिसिएशन एंड बाय बैलेंस के नाम. बाय बैलेंस कैरिड डाउन. ठीक है. तो अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ 12/13. तो सर डेप्रिसिएशन फॉर 12/13 अभी है ना, मेरे को सब लोग बहुत ध्यान से जवाब दो. 12/13 में मेरे पास टोटल कितना मशीनरी है? 3. मेरे पास 3 मशीनरी है. किसी को इसमें डाउट है क्या 3 कैसे? अरे पहला 2 भी तो है ना, वो फेंका थोड़ी मैंने. तो मेरे पास 3 मशीन है. मेरे पास है मशीन 1, मेरे पास है मशीन 2, मेरे पास है मशीन 3. मशीन 1 मैंने खरीदा था 1 लाख में, तो उसका ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख. मशीन 2 मैंने खरीदा था 80,000 में, तो उसका ओरिजिनल कॉस्ट है 80,000. मशीन 3 खरीदा था मैंने 50,000 में, तो उसका ओरिजिनल कॉस्ट इज 50,000. रेट और डेप्रिसिएशन सबका सेम. सर रेट तो सबका सेम ही रहेगा. अभी सवाल उठता है कि कौन सा मशीन मैंने कितना महीना यूज किया. मशीन 1 बताओ ये साल में 12/13 में कितना मंथ यूज किया मैं? कितना महीना था? 12 महीना था. एरन समझा क्या 12 महीना कैसा है? 12. एरन है क्या हाँ क्लास में? सर, हाँ ही. मशीन 2 देखो, मशीन 2 कितना महीना था मेरे पास ये साल में? मशीन 2 कितना महीना था? 9. कैसा 9? मेरे को कोई समझाएगा जरा 9 कैसा आ रहा है? मशीन 2 कितना मंथ था? नहीं सर, 9 months होते हैं. बताओ. मशीन 2 कभी 9 खरीदा? months नहीं, 9 months नहीं, 12 months. पूरा 12 12 मंथ था. पूरा 12 मंथ था मेरे पास. अरे 9 मंथ पिछला साल का था. अरे ये साल तुम खरीदा तभी 9 मंथ था. 11-12 में 9 मंथ था मेरे पास. 12/13 तो पूरा है ना. अरे शुरू से एंड तक है ना मशीन मेरे पास. अरे कुछ समझ रहे क्या तुमको? हाँ सर, हाँ. अब ये जो मशीन 3 है, ये मशीन 3 मैंने यही साल खरीदा है. 1 अक्टूबर को. तो बोलो ये मशीन मेरे पास कितना महीना था? 6 months. 6 मंथ था. तो 6/12 इसका आंसर आएगा तुम्हारा 2,500. तो मेरा टोटल डेप्रिसिएशन फॉर दिस ईयर विल बी 20,500 रुपीज. अरे क्या तुमको समझ में आया ये कैसे हो रहा है? ये हाँ, सर. मशीन 1 तो पूरा साल था, क्योंकि वो बहुत पहले खरीदा था सर. मैं भी ये साल तो पूरा यूज किया उसको. मशीन 2 भी ये साल पूरा यूज किया तुमने. मशीन 3 6 ही महीना यूज किया, क्योंकि अक्टूबर में तो खरीदा तुम.
तो पूरा साल कैसा आएगा, तो 6 महीना आएगा, तो ये मेरा डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन इज 2500। तो कहाँ लिखूं डेप्रिसिएशन बताओ? 2500 क्रेडिट साइड तो सर क्रेडिट साइड में जाओ, वहां पर लिखो आप 20,500 रुपीज। तो उसके बाद अब ये बैलेंस कैसे निकालने का कौन बताएगा मेरे को? सर इसका टोटल मारो पहले, इसका टोटल आएगा 2,04,000 रुपया। तो 2,04,000 रुपया आप यहाँ पर भी नीचे लिख दो, 2,04,000 रुपया। तो 2,04,000 रुपया में से हमको क्या माइनस करना पड़ेगा? हमको माइनस करना पड़ेगा 20,500 रुपीज। तो मेरा आंसर आएगा 1,83,500 रुपीज। ये जो मेरा बैलेंस है, दिस इज माय क्लोजिंग बैलेंस। इसको मैं लेके आऊंगा नीचे ओपनिंग बैलेंस पे, दैट इज 1314। ये जो बाय बैलेंस है, ये मेरा अप्रैल 1 में हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज 1,83,500 रुपीज। क्लियर? सुन रहे हो मेरी बात? अभी मेरे को बताओ, ये जो 13-14 ईयर है मेरा, 13-14 ईयर में कोई नया मशीनरी खरीदा है क्या मैंने? कोई नया मशीनरी खरीदा है क्या मैंने? नहीं नहीं। लेकिन क्या ये साल में मेरे पास मशीनरी है? 13-14 में मैंने हाँ है नहीं खरीदा क्या? कोई तीन पुराना है। मशीन है क्या? 3 है मेरे पास। हाँ, तो ये मार्च 31 को अपन आ जाएंगे। अभी कुछ मशीन नहीं है, तो मार्च 31 को दो काम, बाय डेप्रिसिएशन एंड बाय बैलेंस के नाम। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो अभी मेरे को बताओ, इसका जरा अपन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। ये नया साल आ गया, ये नया साल है 13-14। तो अभी मैं अगर 13-14 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता हूँ, तो 2013-2014 कितना मशीन है मेरे पास ये साल में? 3 10 मशीन है, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। तो मशीन 1 का ओरिजिनल कॉस्ट इज 1 लाख रुपीज, मशीन 2 का ओरिजिनल कॉस्ट इज 80,000 रुपीज, मशीन 3 का ओरिजिनल कॉस्ट इज 50,000 रुपीज। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल रिमेन सेम, मल्टीप्लाई बाय। अभी बताओ मेरे को, चलो। फर्स्ट मशीन वाज यूज्ड फॉर हाउ मेनी मंथ्स ड्यूरिंग दिस ईयर? 12, पूरा 12 महीना, शुरू से था। मशीन 2 was used for how many months? 12 मशीन 3 was used for 12। अभी समझ में आया सबको? तो सर पूरा साल था ये मशीन, तो पहला इसका 10,000, दूसरा इसका 8,000, तीसरा इसका 5,000। तो मेरा टोटल डेप्रिसिएशन इज 23,000 रुपीज। तो डेप्रिसिएशन कहाँ लिखते हैं हम लोग? सर डेप्रिसिएशन हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पर आएगा 23,000 रुपीज। तो 1,83,500 में से अगर 23,000 में निकाल देता हूं, तो मेरा वैल्यू कितना बचेगा? मेरा वैल्यू बचेगा 1,60,500। फिर इसको नेक्स्ट ईयर में जाके लिखूंगा मैं 14-15, सिर्फ बैलेंस लिख देने का एंड छोड़ देने का। अप्रैल 1 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,60,500 रुपीज। अगर सपोज अभी 14-15 में कैलकुलेट नहीं करेगा क्योंकि मेरे को पूछा नहीं है, लेकिन अगर मैं 14-15 भी कैलकुलेट करता, तो मेरे पास 14-15 में कितना मशीन था? 3 मशीन है मेरे पास। तो मशीन 1 was used for how many months in 14-15? 12. Machine 2 was used for how many months in 14-15? 12 Machine 3 was used for how many months in 14? पूरा 12। ये सबको समझ में आया क्या कैसे हो रहा है? अरे जो साल तुम खरीदते ना, वही साल तुमको खाली कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितना महीना है। फिर हम अगले साल में गया ना, तो जो मशीन जो हमने पिछला साल में खरीदा था, वो पूरा साल ही यूज कर रहा है मैं। अरे समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? एक थम्स अप तो प्लीज। अरे मैं इतना एफर्ट डाल के पढ़ा रहा हूँ, कुछ तो मेरे को जवाब दो, एक थम्स अप तो डालो। सबको समझ में आया क्या? किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? हेलो, डाउट है? नो सर। नो डाउट, ओके। तो अभी एक काम करो, अभी जबकि हमारे सम पूरा हो गया, तो मैं पहला है ना, तुम लोग ये लिखो। पहला तुम लोग ये मशीनरी अकाउंट बनाओ फुल, ठीक है? जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखो। फिर उसके बाद मैं तुमको वर्किंग के लिए टाइम देता हूँ। तो फिलहाल मशीनरी अकाउंट बनाओ, फिर मैं वर्किंग के लिए टाइम रखता हूँ। तो सब लोग जरा फटाफट करो, ठीक है? मशीनरी अकाउंट का फर्स्ट वाला पेज।
हमारे स्क्रीन पे लिख लो सब लोग। चलो फर्स्ट 2 इयर्स हो गया, तो हम लोग जाते हैं नेक्स्ट 2 इयर्स में। ये है मेरा नेक्स्ट 2 इयर्स, लिख लो। सर वो फर्स्ट वाला 2 मिनट के लिए बताओ ना। ये ले, ये फर्स्ट ईयर। तू वीडियो में भी देख सकता है, बाद में इसको पॉज करके लिख सकता है, ठीक है? लिखा क्या आर्यन? जल्दी लिख। लिख रहा हूँ। तो ये फर्स्ट 2 इयर्स, फिर उसके बाद लास्ट 2 इयर्स। कर लो जल्दी, चलो फटाफट लास्ट 2 इयर्स। तो अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, तो इसको पॉज कर दो, पॉज करो, इसको लिखो, और बाद में तुम आगे कंटिन्यू कर सकता। सॉरी, ये 3rd 4th ईयर हो गया सबका, लिख के। ये 3rd 4th ईयर हो गया, 3rd 4th ईयर हो गया। चलो 3rd 4th ईयर हो गया, तो ये लो वर्किंग। तो वर्किंग का शुरू से करते हैं हम लोग। तो ये तो तुमने लिख के रखा रहेगा बराबर, ये लिखा है ना तुम लोग ने, ये स्टार्टिंग का वर्किंग लिखा है। तो ये हमारा कैलकुलेशंस, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 3, फिर वर्किंग नोट नंबर 4 एंड वर्किंग नोट नंबर 5। कर लो जल्दी जल्दी, चलो। ये नेक्स्ट वर्किंग नोट, तो ये लास्ट वर्किंग नोट, ये 4th हो गया सबका, तो ये लास्ट ईयर। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, ये लास्ट वर्किंग नोट लिख लो। एंड मैं तो बोलूंगा सब लोग, सब स्टूडेंट लोग है ना, ये सम घर पे वापस एक बार सॉल्व करो खुद से। देखो तुमको आ जाएगा, खुद से सॉल्व करो। फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक 2 से 3 सम सॉल्व करेंगे एवरी लेक्चर। तो जरा इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, आज जो भी सीखा उसको थोड़ा रिवाइज करो। सर लिखा ना सब लोग? लिखा? तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास के लिए। थोड़ा रिवाइज करके आने का, और याद रखो फरवरी में अपना एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो मेक श्योर कि तुम अपना पढ़ाई चालू रखो। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। ओके बाय सर। बाय बाय सर। Bye, sir.